स्टूडेंट्स, चलिए तो बैंकिंग के सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ते हैं आपके सामने। अब कंसेप्ट सारे समझाना मैंने प्रीवियस सेशन में किया हुआ है पोक सिस्टम में आपको। अब आज हमें उसकी लैंग्वेज पढ़नी है और कुछ अगर उसमें कुछ मिलता है नया पॉइंट तो अपन वो बताएंगे। जैसे अभी आपने देखा एफडी के अंदर एक नया पॉइंट मिला अपने को, जहाँ पे एफडी की रिसिप्ट जो है एज अ मॉर्गेज हम लोन ले सकते हैं उसके लिए, है ना। तो यहाँ जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें हैं जो अपन पोक सिस्टम में नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ कवर होती है, तो तुमको दिमाग में ये भी चीज़ रखनी है, ध्यान देंगे सभी लोग। इन एडिशन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एडवांसेस। अब प्राइमरी फंक्शन में हम बैंक क्या करती है, बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, भाई आओ हमारे पास पैसा रखो, और वही पैसा वो ब्याज पे चढ़ाती है। इसके अलावा बैंक परफॉर्म अ नंबर ऑफ अदर फंक्शंस। इसके अलावा बैंक भी और भी बहुत सारे फंक्शंस करती है विच आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन, और उसी को कहते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। दे आर फॉलोइंग 2 टाइप्स। अब सेकेंडरी फंक्शन जो है वो 2 टाइप में आती है। पहला आता है एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन हम किसे कहेंगे, जहां पे बैंक एज ए इंटरमीडिएट पर्सन बनकर अपने कस्टमर के बिहाफ में थर्ड पार्टी से डील करती है, तो उसको बोलते हैं एजेंसी। अब देखिए एजेंसी फंक्शन को यही दिया गया है, समटाइम्स कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए एजेंट। कमर्शियल बैंक क्या काम करती है, एज अ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स क्लाइंट, क्लाइंट यानी कस्टमर, क्लाइंट यानी, एंड परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। और बता रहा है कि परफॉर्म करती है फंक्शंस कस्टमर के बिहाफ में। दैट फंक्शंस आर कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शंस विच आर सेकेंडरी फंक्शंस। फॉलोइंग आर दी सम एजेंसी फंक्शंस। पहला है, उसने दिया है अपने को कलेक्शन ऑफ चेक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि बैंक एज ए इंटरमीडिएट बनके आपका चेक आपके कस्टमर के अकाउंट से, या जिसने भी आपको चेक दिया है उसकी बैंक से आपके बिहाफ में यानी कस्टमर के बिहाफ में कलेक्ट करके आती है। कलेक्शन ऑफ चेक बोलते हैं इसको, क्लियरेंस ऑफ चेक। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस सेशन में आपको कि अगर सपोज दिवेश एसबीआई का अकाउंट होल्डर है और दिवेश का कस्टमर है लकी, और लकी ने उसको एचडीएफसी का बैंक का चेक दिया, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि दिवेश उस एसबीआई के चेक को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा? क्यों करेगा एचडीएफसी चेक को? क्योंकि बैंक को क्योंकि दिवेश को पता है कि मेरी बैंक खुद ही जाएंगी किसके पास, हाँ लकी के बैंक के पास, और मेरा चेक जो है वो क्लियरेंस करके मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगी। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ चेक इज अ इंटरमीडिएट फंक्शन ऑफ द बैंक, वर्क एज अ एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट्स। दैट्स व्हाई कलेक्शन ऑफ चेक इज कंसीडर्ड एज अ एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक। अब उसमें देखा है डिविडेंड भी कलेक्ट करती है। जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो कंपनी के अंदर आपने मैंडेट फॉर्म भरा हुआ है तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है पैसा, और इस तरीके से बैंक एजेंट बनके अपने कस्टमर का पैसा कंपनी से कलेक्ट करती है। इंटरेस्ट का पैसा भी, अगर आपने कंपनी की कोई भी बोरोड कैपिटल के सोर्स में इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने अपने कंपनी को इन्फॉर्म किया है तो बैंक आपके बिहाफ में इंटरेस्ट का पैसा आपके लेकर आपके अकाउंट में डालती है। एज ए एजेंट द बैंक कलेक्ट चेक्स, draft, interest, dividend, etc. on the behalf of customer and credit the amount of their account। तो जो अमाउंट है वो क्रेडिट करती है। अब क्रेडिट क्यों हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जब बैंक पैसे डालती है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट होता है, और जब बैंक पैसे निकालती है तो आपके अकाउंट को डेबिट करती है। क्योंकि जो डेबिट क्रेडिट का सिलसिला है वो बैंक के हिसाब से होता है, आपके हिसाब से नहीं। तो पासबुक में जो एंट्री होती है वो बैंक के हिसाब से होती है। तो जब आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करती है क्योंकि तब बैंक ये मानती है कि आपको देना बाकी है, और जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उसको P1 से क्रेडिट करती है। और जब आप निकालते हो तो बैंक आपको रिसीवर बना के निकालती है कि उतना पैसा मैंने दे दिया। क्लियर पिक्चर? पेमेंट ऑफ रेंट एंड इंश्योरेंस। अब कभी कभार बैंकिंग को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होती है कि हर महीने के तू बिना बोले हमारे अकाउंट से पैसे निकाल ले। उसके लिए भी एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको भर के देना पड़ता है, बैंक को राइट्स देने पड़ते हैं, और बैंक आपके रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट, आपकी जो भी एक्सपेंसेस है वो खुद ही पे करती है। सब ऑटो सिस्टम से चलता है पूरा। ये मेट्रो सिटी में भी तो ये तक यहाँ तक जगह कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बैंक खुद ही ऑटोमेटिकली डेबिट कर देती है अकाउंट से, यानी कोई लेट चार्जेस का कोई टेंशन ही नहीं है। बैंक आपके भी आप में वो भी काम करती है। सॉरी फॉर्म बेटा वो अच्छा नाम है उसका, मुझे याद नहीं है। जब भी आप कोई लोन लेते हो, लोन
तो लोन लेने के बाद आपकी ईएमआई अपने आप कट जानी चाहिए। इसके लिए बैंक आपके सेविंग अकाउंट्स के अंदर से आपको राइट्स लेती है। वो राइट्स के लिए आपको एक फॉर्म भराती है, वो डॉक्यूमेंट्री वर्क भरते वक्त आपको भरना पड़ता है। अब वो फॉर्म का नाम मुझे देखना पड़ेगा क्या है। द बैंक मेक्स द पेमेंट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। लेकिन बैंक आपके अकाउंट से पैसे काटेगी और ये सारे खर्चे आपके पेड करेगी कब? जब आपने बैंक को राइट्स दिए, और राइट्स देने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। उसी को यहाँ पे नाम दिया है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। क्या दिया हमने? फिर नेक्स्ट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अब बैंक एज ए इंटरमीडिएट बन के आपके फॉरेन के सिक्योरिटीज परचेज भी करती है और बेच के भी देती है। उसको बोला गया है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। क्या कहा गया है? As an agent, the commercial bank purchase and sell foreign exchange for the customer as per RBI rules। लेकिन RBI के गाइडलाइन से ही ये सब पॉसिबल है। क्लियर पिक्चर? फिर परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, आपके भी में शेयर्स खरीद के भी देती है आपको और बेच के भी देती है। बैंक अंडरटेक द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज सच एज शेयर, डिवेंचर एक्सेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब कुछ बैंक्स अपना ही डीमेट अकाउंट खोलती है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक के पास खुद का डीमेट अकाउंट बनाने के लिए ऑप्शन है, वो डीपी का काम करता है। एज सबसे पहले डीपी सबसे बैंकिंग सिस्टम में कोटक ही आया था। हाँ, कोटक के 2 ब्रांचाइजीज है, एक डीमेट अकाउंट का अलग से उसका ब्रांच है और बैंकिंग का अलग ब्रांच है उसका। तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको सुना है ना? तो कोटक का खुद का डीमेट अकाउंट है और बाकी लोग जो है वो किसी से वाया करवाते हैं आपको टैप करके। क्लियर पिक्चर? अब डीमेट अकाउंट वहीं खोलना, उसी डीपी के पास खोलना जो कमीशन कम लेता है, कमीशन और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ऐसे बहुत सारे डीपी है, जीरोदा है, फिर उसके बाद कोटक महिंद्रा है, फिर उसके बाद और भी 2-3 हैं, नहीं है क्या वो भी? मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मेरा जीरोदा था अकाउंट। बहुत सारे ऐसे तो वो भी है ना, एंजल ब्रोकिंग है ना, एंजल ब्रोकिंग भी है। तो ऐसे बहुत सारे डीपी का काम है जो आपका डीमेट अकाउंट खुलवा करते हैं। तो बैंक्स भी आजकल डीमेट खुद का डीपी बनकर कर रही है। भाई ये भी पैसा बाहर क्यों जाए, हम ही कमाए ना। तो जब कस्टमर हमारे और हलवा कोई और खा रहा, तो इसलिए हम ही कमाएंगे, हम ही हलवा खाएंगे। तो इसलिए बैंक्स, कमर्शियल बैंक क्या कर रही है? समझा आपको? क्लियर? डीमेट अकाउंट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर फॉर कीपिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। तो आपके शेयर्स भी वो डीमेट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है और डीमेट का मतलब ही होता है ये। अब यही आपके नए बुक में डीमटेरियलाइजेशन लिखा हुआ है, तो बात वही आती है, आप वो लिखो तो मिलता है, ये लिखो तो। डीमेट इज एब्रीविएशन ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। क्लियर पिक्चर? डीमेट बोलते हैं इसको। DEMAT चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक और कुछ नहीं है। ये एब्रीविएशन उसका शॉर्टकट है। क्या है उसका ये? अब ये चीजें आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई है, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। नेक्स्ट है यूटिलिटी फंक्शन। अब यूटिलिटी फंक्शन के अंदर बैंक की इतनी ही कोटा खत्म नहीं होती, बैंक बोलती और कमाना है और कमाना है। तो फिर बैंक कुछ कस्टमर के यूजफुल के लिए और भी सर्विस देती है और वहां से भी कमाती है, और उस सारे फंक्शंस को हमने नाम दिया है यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन यानी क्या? जो कस्टमर के यूजफुल के लिए और भी सर्विस देती है प्राइमरी फंक्शन के अलावा, जहां पे वो एजेंट नहीं बन रही है, जहां पे खुद बैंक और कस्टमर डील कर रहे हैं, बैंक और कस्टमर। तो ऐसे सर्विसेज को नाम दिया है यूटिलिटी, जो कस्टमर के यूजफुल के लिए बनाया गया है। पहला है लॉकर फैसिलिटी। क्या है? अच्छा कमाती है बैंक, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? और लॉकर टू लॉकर डिपेंड करता है रेट्स, छोटा लॉकर, बड़ा लॉकर, एनुअल चार्जेस है उसके। क्या कहते हैं?
लेकिन सेफ है। क्या है? बैंक्स प्रोवाइड लॉकर टू द कस्टमर where in customer can keep their valuable like gold, silver, etc. लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि आप जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो बैंकिंग आवर्स में ही आप इसको निकाल सकते हो, बैंकिंग आवर्स ओनली, और बैंकिंग डेज, वर्किंग डेज में, जो वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज है बैंक के, उसी में ही आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई ऑफ डे है तो आप ये वैल्यूएबल गुड्स निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आरबीआई के रूल्स है कि 3 दिन के अलावा मैक्सिमम 3 दिन के ऊपर कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक बंद नहीं हो सकती। ये आरबीआई के रूल्स है। अब फॉलो होते कि नहीं होते पता नहीं मुझे, जहां तक मैंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा है उसमें बताया गया था। जब मैंने दिल्ली में ट्रेनिंग लिया था इसकी फाउंडेशन की, ऑनलाइन ट्रेनिंग थी हमारी चालू, तो फाउंडेशन बैचेस की जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, सेशंस ले रहा था फाउंडेशन बैच की, तो उसमें हमारे टीचर ने हमको बताया था कि जो बिल के ग्रेस पीरियड 3 दिन होते हैं ना, वो इसलिए दिए जाते हैं। तो तब मालूम पड़ा था कि आरबीआई के 3 दिन के ऊपर बैंक नहीं बन सकती है, मैक्सिमम 3 दिन, इसलिए कॉमन सबके लिए 3 दिन ग्रेस दिया है। समझा आपको? क्लियर? अब वो कितना फैक्ट है कितना नहीं है, हाँ, बीच में फिर 1 दिन खोलना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ तो भी है रूल्स कहीं तो भी। अब चलो शुरू करें। तो पहला है लॉकर फैसिलिटी। क्या है? बैंक प्रोवाइड लॉकर टू द कस्टमर वेयर इन द कस्टमर कैन कीप देयर वैल्यूएबल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ये सब आप वैल्यूएबल गुड्स जो है ये आप स्टोर कर सकते हो। उसके लिए वर्ड यूज किया है कीप, रखना। ओके? ट्रैवलर चेक। अब ट्रैवलर चेक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए काम में आता है। ट्रैवलर चेक आर यूज्ड बाय डोमेस्टिक ट्रैवलर एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रैवलर। बैंक इशू ट्रैवलर चेक टू हेल्प कैरी मनी सेफली व्हाइल ट्रैवलिंग। भाई पैसा कहाँ लेके जा रहे हो, हम आपको चेक बना कर दे रहे हैं, वो कंट्री में आके निकालो, आपको पैसे मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड तो आपको पता ही है, पहले इस्तेमाल करो फिर। बैंक इशू क्रेडिट कार्ड टू इट्स वैल्यूएबल कस्टमर। हाँ, अब रिकामों को नहीं देती वो। ट्रैवलर चेक से दुबई जा रही तू, अब पैसे लेके जा रही इतने, तो क्या कर रही है, यहाँ से ही तू अपनी बैंक को बोल कि मेरे को दुबई का चेक दे, वो दुबई का चेक आपको देगा और उसका मनी अमाउंट जो है करेंसी वो दुबई के नाम से आपको कन्वर्ट कर देगा। वो जाके आप वहाँ की ब्रांच में जाके विड्रॉल कर सकते हो, जिससे क्या हुआ, आपका जो मनी कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो गया और सेफ्टी भी मिल गई आपको। जहाँ आपने बोला है नहीं, धर्म में आएगा, लेती है ना, नहीं वहां नहीं लेगी फिर, क्योंकि आपको इसने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ना, वहां का चेक दिया ना तुमको, तो वहां क्यों चार्जेस लेगी। क्लियर पिक्चर? होता है, उठाया बताऊंगा फिर कोई बैंक से। अब वो इतना मैंने यूज नहीं किया कभी उसको, मैं आपको सिर्फ एक अंदाज में बताता हूँ। देखो जब तक अपन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं दुबई गया नहीं कभी और मैं इंडिया के पे कहीं नहीं गया। हाँ, दिस कार्ड इज वेरी यूजफुल फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम। ये एटीएम तो बिल्कुल मेरे को नहीं मालूम निकलता कि निकलता, तो यहाँ पे लिखो विड्रॉइंग मत करो, तो विड्रॉल नहीं होता, उससे भी शॉपिंग होती है सिर्फ। दिस कार्ड इज यूजफुल फॉर, हाँ बस कैशलेस शॉपिंग करो बेटा, तो भी विड्रॉल नहीं होता है। पॉस मशीन क्या होता है मालूम आपको? शॉपकीपर के पास जो एक मशीन होती है ना, जहाँ पे कार्ड स्विप होता है, उसको पॉस मशीन बोलते हैं। तो वो पॉस मशीन से विड्रॉल तो नहीं होगा, हाँ कैशलेस शॉपिंग होगा। बस यहाँ पे लिखो कैशलेस शॉपिंग एक्सेट्रा, लिख सकते हो बाय यूजिंग पॉस मशीन, या इन पॉस मशीन चलेगा। डेबिट कार्ड में फर्क इतना है कि डेबिट कार्ड प्रीपेड है और ये पोस्टपेड है। जैसे एग्जांपल, अभी आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो, पहले रिचार्ज करते हो फिर भी यूज करते हो ना, और अगर पोस्टपेड रहा तो क्या आता, आप रिचार्ज आप यूज कर लो, फिर हर महीने बिल आता,
वैसे यहाँ पे भी है कि अगर डेबिट कार्ड में क्या होता है, पहले आप पैसे भरते हो फिर यूज करते हो, और यहाँ पे क्या होगा, पहले पैसे नहीं भरना है, पहले आप यूज कर लो, फिर हर महीने का बिल आएगा, फिर आपको बिल जो जितना भी आया आपको भरना है, तारीख दी जाती है वहाँ पे। उसके ऊपर अगर आपने लेट किया तो आपसे इंटरेस्ट हाई पेनल्टी दी जाती है। हाँ, इंटरेस्ट नहीं लगता, इंटरेस्ट अगर आपने लेट पे किया तो पर डे। उल्टा क्रेडिट कार्ड यूज करने से आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, सुना है ऐसा? क्रेडिट कार्ड आप जब यूज करोगे ना, तो यानी कस्टमर, आपका ट्रस्ट बैंकिंग सेक्टर में बढ़ता है, सिबिल स्कोर्स जिसको बोलते हैं। बट रिस्की है, क्या है? हाँ, लेकिन इसका चार्जेस लगता है एनुअली। जो डेबिट कार्ड का मेंटेनेंस चार्जेस है ना, वैसे इसका भी है, तो अपने लिए नहीं पड़ता वो। क्योंकि देखो, साल का अगर बैंक ने 500 भी लिया या 1000 भी लिया तो भी वो खोटी है ना, क्योंकि अपने को तो ऐसे भी कैश में ही ट्रांजेक्शन करना पड़ता, ये भी क्यों जाए, हम तो बोलेंगे हाँ हो जाता। बेनिफिट्स भी है, किसके लिए बेनिफिट है? जो बहुत शॉपिंग करता है। अपन कहाँ इतनी शॉपिंग करते हैं? लगता है डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, दोनों में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं, दोनों में फर्क है, फर्क है। और दूसरा बात क्या है, क्रेडिट कर रहा ना आंग में, हाथ में तो आंग में आती बहुत, ये भी खरीदे वो भी खरीदे, क्या हुआ, पैसे बाद नहीं भरने। ओ नालायक को, क्या हुआ, यहां ध्यान दो। फिर सिबिल स्कोर यानी कि आपने जो भी लोन्स लिए वो टाइम पे रिडीम किए, आप कस्टमर अच्छे हो, सिंपल भाषा बताओ तो रेटिंग बोलते इसको। यानी अगर आप कहीं भी लोन लोगे तो सारी, आजकल कोर बैंकिंग क्या है, सारे ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो एक का कस्टमर दूसरे सभी को बताता कि भाई अच्छा कस्टमर की दूसरा, क्योंकि अगर एक बैंक को ठगी गया और दूसरे बैंक को जाऊंगे भाई, उसको तुम बोलेंगे उसको पता नहीं, उसको सब पता है, क्योंकि सारे बैंकिंग कोर बैंकिंग से कनेक्टेड है। कोर बैंकिंग एक सिस्टम है जो कॉमन सर्वर से सभी को कनेक्ट करता है। ऑल ब्रांचेस, ऑल बैंक्स आर कनेक्टेड विद फ्रॉम वन सर्वर, कॉमन सर्वर। तो सभी के कस्टमर का सभी को रिकॉर्ड मालूम है। इससे क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ठगी नहीं कर सकते। अगर आप ठगी हो तो दूसरा बैंक वाला उसको खुद ही कहता है कि मत देना इसको लोन, सब मना कर देते फिर कि आपका सिविल स्कोर खराब है। सिविल स्कोर समझ में आया आपको? दिस कार्ड इज वेरी यूजफुल फॉर कैशलेस शॉपिंग एक्सेट्रा। बड़े सिटी में चलता ही क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, एक और बात बता दूं, क्रेडिट कार्ड में आजकल कंपनियां है ना, कंपनियां तुमको क्रेडिट कार्ड देती है, वो भी इसमें भी लिमिट वाली। अगर आप क्लास 1 के ऑफिसर हो तो आपको 10-10 लाख रुपए का कैशलेस महीने का अलाउड है, करो। A1 क्लास के ऑफिसर तो इवन कार भी लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, सोचो। और अगर आप नीचे, यानी सब क्लास वाइज कैटेगरीज से, कंपनीज के ट्रस्ट से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है, लिमिट देती है, इसलिए वैल्यूएबल कस्टमर को देती है बैंक। और ये आजकल सभी बड़ी बड़ी कंपनियों से बैंक ने टाई अप किया हुआ है, और बैंक के एम्प्लॉइज को फिर क्रेडिट कार्ड देती है। अब इससे बैंक को क्या बेनिफिट होता है कि आपने एक दिन भी लेट किया कि आपका पूरा वो वसूल लेती पैसा, ब्याज से भी ज्यादा। तो इसलिए ये पैसा इनके पेमेंट्स में डिले नहीं होता है। अगर डिले किया तो पूरा खा लेगी तुमको। समझा आपको क्लियर? बट अगर इतना कोई यूज है तो ही लो, बाकी कोई मतलब की बात। अब मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड क्रेडिट कार्ड का इतना बेनिफिट लेता है कि वो पूरा बिजनेस कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा एक फ्रेंड है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से मोबाइल परचेसिंग करके बेचता है। जिसे पहले आप देखो वो रियलमी की और MI की शॉर्टेज थी, बहुत फिक्टिशियस डेफिशिएंसी दिखाई गई थी वो एक्चुअली, ताकि डिमांड बढ़े। डिमांड इससे बढ़ती है, हमेशा याद ना।
डिमांड कैसे बढ़ोगे? जब सप्लाई फिक्टिशियस कर दोगे, डिमांड कम कर दोगे। अब इस एग्जाम्पल तुम्हारी टेस्ट सीरीज की बात देखो, मेरे पास 60 की कैपेसिटी थी, तुमको 50 बोले ना मैंने, कैसे रफ्तार रफ्तार में नाम भरे तुमने? भरे कि नहीं बताओ? क्यों? क्योंकि तुमको पता है अगर 65 की 65 को पूछा तो सर तो अपनी कभी भी ले लेंगे। बेटा हो गया ना, भर गई मेरी, अब क्या बोलूं? बेटा देखो, एजुकेशन अगर लिया है तो यूज तो करना है ना, और गलत तो नहीं यूज कर रहे हम। अब मेरे को इसका रीजन क्या था कि मेरे को जल्दी एनरोल करोगे तो मैं तुम्हारी तैयारी कर पाऊंगा, नहीं तो फिर क्या होता है भाई, सर ने कोई बाउंड्रिंग तो नहीं दिया अपने को, बाउंडेशन तो नहीं दिया है, आराम से आते कभी भी 1 घंटा पहले भी आएंगे टेस्ट से, सर ये लो नाम लिखो मेरा। अब मैं तेरा नाम अभी लिखूं तो मैं तेरा पेपर का बनाऊं? तो इसलिए कहीं कहीं करना पड़ता है, समझा आपको क्लियर? और वो गलत नहीं था कोई चीज। अब मेरे को पता है मैं लूंगा, तुम सब नालायक हो, तुम सबको ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिखाना पड़ता। अब एजुकेशन पढ़े हैं तो यूज तो करेंगे ना, समझा क्लियर तुमको? तो फिर अब कैसे रफ्तार रफ्तार में तुमने भर दिए, नहीं तो क्या सर बाद में भरेंगे, है ना? सोचते और तू जा रहा क्या, मैं तुम्हारी थिंकिंग ब्लॉक कर दी। पढ़ो बेटा, पढ़ाई करो बेटा। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, समझा? कहीं कहीं पब्लिक, कहीं कहीं तुम्हारे हित में ऐसे अटकंडे खेलने पड़ते, बराबर करण? अरे बेटा मैं बोला ना 10 साल मैंने ऐसे नहीं गुजारे यहाँ पे। बेटा मेरे पास अगर 60 की कैपेसिटी क्लास के अंदर है, मैं 10 सीट खाली तो रखूंगा नहीं, वो फिक्टिशियस एफिशिएंसी दिखानी पड़ती। स्कैरसिटी नहीं दिखाएंगे ना तो मजे वाली बात नहीं आएंगी। ए बातें नहीं प्लीज। अब 50 सीटें बोल दी तुमको मैंने, तो कैसे पेरेंट्स से झगड़ के बोले पप्पा अभी तो मेरे को किया कि नहीं किया? और अच्छा है ना, कोई अच्छे, मैंने तुमको गलत काम किया क्या? अच्छे काम के लिए तो हमको करना ही पड़ता है। अब तुम मेरे को याद रखोगे, जो टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल हुए ना, तो मेरे को याद रखोगे सर सही बोला आपने, हमारी पढ़ाई हो गई। क्यों? 1600 रुपए भर दी तूने, बस फिर बस हो गया। देखो मेरा काम है ट्रांसपेरेंसी, मैं कोई चीज तुमको छुपा के नहीं करता, लेकिन तुमको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता भी हूं कि बिजनेस करोगे या प्रोफेशन में जाओगे, स्ट्रेटजीज कैसे यूज करनी है वो सब सीखो। समझा क्लियर? अब मेरा स्टाफ कल तुम सबको बोल देगा कि जो जो बाकी है ले लो, समझा? जो पेंडिंग थे ना रखे हुए होल्डिंग में, वो ले लेंगे, एनरोल कर देंगे वो। 50 से ऊपर ही है, समझा? बस हो गया, प्लीज यहां ध्यान दो। गिफ्ट चेक्स, अब गिफ्ट चेक क्या होता है?
अट्रैक्टिव होता है थोड़ा, और बैंक थोड़ा, बॉयज क्या है ये, बेटा वो चीप दिखता है, उनका ईगो हर्ट होता है। आप बड़े लोगों को 2 लाख रुपए दो, उनको लगना है क्या हमने देखे नहीं क्या, लिटरली बोल रहा हूं मैं। क्योंकि क्या होता है, देखो एक एनवलप में सूट तो होना चाहिए। मेट्रो सिटी में गिफ्ट चेक का बहुत अच्छा चलन है, यूज करते हैं बड़े बड़े लोग। जैसे मेरे कजिन मामा है ना, वो हाई कोर्ट वकील है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो उनके एक हायरिंग की फीस ही 1-1.5 लाख रुपए होती है। तो अभी जब मामा के बेटे की शादी थी, तो उसमें मैक्सिमम जो लॉयर आए थे, अब ऑफकोर्स हाई कोर्ट लकी वकील होंगे तो हाई कोर्ट की फ्रेंड होंगे ना, नागपुर बेंच और मुंबई बेंच दोनों का उनका ऑफिस है। वो लोग नागपुर मुंबई ऐसे जाते जैसे हम घर से यहाँ पे आ रहे हैं, उनका ऑफिस मुंबई में और घर नागपुर में, तो रोज रात को ऐसे आना जाना करते जैसे अपन घर से ऑफिस जा रहे हैं फ्लाइट से। तो अब ऐसे लोगों के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए नॉमिनल बात है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो लोग जब अभी मामा की बेटे की शादी हुई थी, तो आधे से ज्यादा लिफाफे ऐसे पतले पतले मिल रहे थे। मम्मी क्या है इसके अंदर, मैं सोचा था भाई इतने बड़े अमीरों की शादी के 500 देंगे क्या, अपन के दिमाग में आता ना, अपन तेरे गाँव नहीं लोग। तो फिर मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी भाई इतने खाली खाली लिफाफे दिख रहे, अरे इतने पतले पतले दिखते ना। तो फिर मैंने मम्मी फिर इनके शादियों में कुछ होता नहीं होता, तो बोला पागल, उनके पास उनको चेक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हो गया बस। बेटा क्या है ये, द कमर्शियल बैंक ऑफर्स, बेटा लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के ना कमर्श, आप जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे ना, वहां पे जज और लॉयर्स की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, पूछो ही नहीं, लिटरली बोल रहा हूं मैं। यानी दोनों ऐसे लगता कि भाई प्रोफेशनल है कि बाहर होंगे ना, ऐसे पर्सनल रिलेशन दिखाते हैं, बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहती है उनकी, और उनके लाखों की बातें चलती है। वो फर्स्ट हायरिंग, मैं अपने मामा को बोलता, मामा वो भोपाल में चलो ना, बोलते कितने मांग रही है, मैं लेके दे दे उसको, तो मुझे देना ही नहीं है, तभी तो नहीं दे रहा हूं ना। वो मेरे को एक ही बात बोलते, अरे कहा है तेरे मगजमारी कर रहा, मैं क्या डिस्ट्रिक्ट को जाऊंगा क्या। हाँ, तो फिर वहां पे वो फोने घुमाते कुदीच, वो साइन लग जाती मेरी। प्लीज बातें नहीं करो। तो बड़े लोगों की गिफ्ट चेक चलन में, द कमर्शियल बैंक ऑफर गिफ्ट चेक फैसिलिटी टू जनरल पब्लिक अंडर दिस सिस्टम बाय पेइंग इक्विवेलेंट अमाउंट। इक्विवेलेंट अमाउंट किसको बोलते हैं? इक्वल अमाउंट, यानी जैसे 50 लाख का आप 2 लाख का चेक देना है, तो 2 लाख रुपए का अगर डिपॉजिट अमाउंट है तो 2 लाख का आपको गिफ्ट चेक देगा वो बैंक वाला आपको। वन कैन बाय गिफ्ट चेक फॉर प्रिपरेशन ऑन द ओकेजन लाइक बर्थडे, वेडिंग्स एक्सेट्रा। फॉर द प्रेजेंटेशन लिखो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो प्रेजेंट ओकेजन्स रहते ना, जो वेडिंग, बर्थडे, अमीरों के, तो फिर उनमें गिफ्ट चेक चलता रहता है। फिर नेक्स्ट है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर जो है ना,
लिखो इसके अंदर, ध्यान दो। अंडरराइट मतलब क्या होता है? बैंक अंडरराइट्स द इशू ऑफ शेयर्स कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। थ्रू अंडरराइट बैंक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अनसोल्ड शेयर, अनसब्सक्राइब शेयर भी सकते हो आप इसको। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर दिस सर्विस, और बैंक इसके लिए कंपनी से सर्विस लेती है कि जो आपके अनसोल्ड शेयर से हम आपको बिकवा के देते हैं, क्योंकि हमारे पास डीमेट अकाउंट है, तो हमारे क्लाइंट्स जो है आपके लेंगे। फिर नेक्स्ट है एटीएम फैसिलिटी। आजकल चल रहा है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना? तो जो एटीएम फैसिलिटी आजकल बैंक दे रही है, ये भी बैंक इससे चार्जेस लेती है। डेबिट कार्ड चार्जेस जो है ना, वो इसमें इंक्लूड होता है। अब आप देखो कोई भी बैंक का, अब देखो कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड कोई भी एटीएम में चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ये सारे एटीएम मशीन जो है ना, वो बैंकों के नहीं है, वो कुछ अदर कंपनीज हैं जो बैंक आउटसोर्स करके लेती है सर्विसेज। जैसे आप अगर बैंक के डेबिट कार्ड देखोगे तो बैंक को नाम से बोले डेबिट कार्ड होता है। एटीएम आपको दिखाऊंगा, एटीएम कार्ड, एटीएम का वो उनका मशीन का नाम, और ऊपर से भी वो अपना बैंक का नाम देता है। लेकिन वो मशीन, एटीएम की मशीन जो वो बैंकों की होती नहीं है, वो होती है वो वीजा, ग्लोबल, ये कंपनी है, रुपे, ये कंपनियां हैं जिन्होंने एटीएम सर्विसेज बैंकों को दिया है ग्लोबलाइज वे से पूरा। और वो फिर बैंकों से चार्ज लेती है। कैसे? कस्टमर को बोलती है डेबिट कार्ड बना के देंगे हम आपको ताकि एटीएम में यूज हो, और फिर डेबिट कार्ड यूज करके आपसे हर साल का एक एक होल्डर से, कस्टमर से 365, 340, 60, 70 रुपए वो आपको चार्जेस करते हैं। 380 वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। इसमें थोड़ा बहुत कमीशन बैंक का भी इन्वॉल्व होता है और बाकी वो उनका होता है। अब सोचो, अब एक अगर मशीन अगर सपोज 1.5 लाख रुपए की आती होंगी, 2 लाख की भी आती होंगी, तो अगर एक बैंक के पास लाखों कस्टमर है तो 10, अगर सपोज एक बैंक को अगर 100 नहीं 50 मशीनरी भी दी होंगी सारे ब्रांचेस मिला के 50 या 60, तो भी इनको पुरता ना, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट तो एक ही बार करना है ना खर्चा, बाकी तो फिर कमाना है जिंदगी भर। तो ऐसे बैंकों के सदके ये लोग भी कमा लेते हैं। समझा आपको क्लियर? तो एक्चुअली एटीएम वगैरह जो ना, ये बैंक आपको दिखाती है, लेकिन ये खुद की नहीं होती उनकी। ये जो कंपनी का आपको कार्ड था ना, वो सब कार्ड मिलके लगाती है, वो एस्टेब्लिश करती है। देखो किसके पास ग्लोबल कार्ड होगा, किसी पर रुपे कार्ड होगा, किसी के पास वीजा कार्ड होगा, है ना? तो ये नीचे लिखा होता है। ATM facility provided by bank is the most useful nowadays. 24/7 बोलते इसको बैंकिंग, 24/7 बैंकिंग। ATM card is provided by the bank. Card holder can withdraw cash even when the bank is, तो जब बैंक बंद भी रहती है तो भी आप विड्रॉल कर सकते हो। इंफॉर्मेशन, अब बैंक आपको इंफॉर्मेशन भी देती है, राइट? कैसे? आपकी स्टेटमेंट्स, आपका रिटर्न्स सब निकाल के देती है। आपको मालूम है सोल ट्रेडिंग कंसर्न को अगर 90% ट्रांजेक्शन बैंकिंग से करते हो आप, तो बैंकिंग से करने के बाद अगर 10% आप कैश से कर रहे हो, तो आपका अगर ट्रांजेक्शन बड़ा भी है, लिमिट के ऊपर भी आ रहा है ट्रांजेक्शन्स, टर्नओवर ईयरली, तो आपको विदाउट ऑडिट आपका एक्सेप्ट होता है, विदाउट ऑडिट, नो नीड टू ऑडिट, क्योंकि वो आपका बैंक कर लेती खुद ही। जो आपको स्टेटमेंट देती है बैंक, आपका अकाउंट उसमें आधा बन जाता है अपने आप। तो इसलिए देखो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आज जो है व्यापारी क्या बोलते हैं, बैंक से करो, क्योंकि जो अकाउंटिंग काम है वो बैंक ही कर दे रही है हमारा आधा ज्यादा काम, तो फिर अकाउंटेंट को उतना लोड होता नहीं। और फिर उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी दिखता है। ए पीछे गर्ल्स, तुम बातें बंद करो, कब से बातें कर रहे हो, ये तो लिखना है तुमको। फिर बैंक provides various information about the customer. It also provides various information to the customer in respect of the various ongoing activities. This helps in increasing goodwill of the बैंक। तो बैंक आपको अदर इंफॉर्मेशन भी देती। तो इस तरीके से बैंक के ये सेकेंडरी फंक्शंस थे जो हमने देखा। अब एक नया कंसेप्ट है ई बैंकिंग कंसेप्ट, चलेगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सिखाओ। अब ई बैंकिंग कंसेप्ट जो है, ये बैंकिंग का
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किसको बोलते हैं सुनो, जब भी कोई बैंकिंग एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम से होती है, बाय यूजिंग इंटरनेट, बाय यूजिंग, उसी को बोलते हैं ई बैंकिंग। जैसे अभी बैंक, मोबाइल बैंकिंग हो गई, एटीएम नेट बैंकिंग बोलते इसको, यूपीआई बैंकिंग हुई, गूगल वॉलेट हो गया, वॉलेट। तो ये सब क्या है, ये ई बैंकिंग कंसेप्ट है, नए बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम बाय यूजिंग इंटरनेट। इससे क्या हुआ, इससे बैंकिंग जो सिस्टम था वो एमर्ज हुआ और 24/7 बैंकिंग सर्विसेज आम कस्टमर को मिलने लगी, जिससे व्यापार करने में आसानी गई। क्या गई? आज आप देखो, अगर किसी को भी बैंक बंद भी होती है तो भी हम किसी को गूगल पे, फोन पे या फिर नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सब हम कर लेते ना। ईसीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी फर्क क्या है, राइट? आईएमपीएस में। अब इसमें फर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मैं तीनों का डिफरेंस एक बार बता रहा हूं। अमाउंट में कुछ तो भी डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। देखो देखो, एक बात सुनो, अगर आप शांत नहीं बैठोगे तो बंद कर दूंगा मैं। ये तुमको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं प्लस में, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। ये कोई एकेडमिक पार्ट नहीं तुम्हारा। देखो सुन लो, एक बार ध्यान दो। दो मिनट यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स। देखो, अगर किसी कस्टमर को, अगर किसी बैंक के कस्टमर को दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं और वो पैसे ट्रांसफर एकदम क्विक करना है, क्विक ट्रांसफर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, तो उसके लिए यूज होता है आईएमपीएस। हाँ, आईएमपीएस तब यूज होता है जब छोटी अमाउंट होती है, एकदम छोटी अमाउंट। आईएमपीएस का मतलब होता है इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज। इज अ रियल टाइम इंस्टेंट, देखो, इंस्टेंट इंटर बैंक फंड ट्रांसफर सिस्टम मैनेज बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईएमपीएस इज अवेलेबल 24/7। सुनो, आईएमपीएस सबसे क्विक ट्रांसफर करता है और वो 24/7 होता है, लेकिन इसमें अमाउंट छोटी होती है। जैसे एसबीआई बोलती है 15,000 क्विक ट्रांसफर सेविंग में, हाँ, सेविंग मोटर को बोलती है 15,000 मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग से। जैसे आपको इंटरनेट बैंकिंग करना है ना, तो इंटरनेट बैंकिंग के अंदर किसी को क्विक ट्रांसफर करना है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो इसको, उस सिस्टम को बोलेंगे आईएमपीएस। क्या बोलोगे? इसमें अमाउंट छोटी होती है। इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस इज अ रियल टाइम। ये है आरटीजीएस का ही मोड, लेकिन आरटीजीएस में और आईएमपीएस में फर्क क्या है सुनो। देखो सुनो, अगर तुमने 2 मिनट ध्यान दे, क्या देखो, पहले तीनों का फुल फॉर्म लिख लो। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। is a payment system that facilitate one-to-one fund transfer. Using NEFT, people can electronically transfer money from any bank branch to the any holding an account with any other bank's branch. With the participating in the payment system, fund transfer to NEFT system do not occur a real-time basis and fund transfer settle in 23 half-hourly batches. सुनो क्या बोल रहा है वो। देखो, जब भी
एनईएफटी का लिमिट कितना है? 1 लाख? नहीं ना बेटा, वही है। ठीक है, मैं एक बार, रुको, एनईएफटी में भी बेटा होता है, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर सेगमेंट्स। सुनो सुनो, अब दो में ध्यान दो। एनईएफटी में फर्क क्या है? जब भी कस्टमर, बैंक का कस्टमर ऑनलाइन किसी को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, और 2 लाख से ऊपर की अमाउंट है, 2 लाख से, तो उस अमाउंट, वो सिस्टम को बोलेंगे आरटीजीएस, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बोलेंगे आरटीजीएस। अब आरटीजीएस के अंदर एक ड्रॉबैक क्या है कि आपको सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही ट्रांसफर मिलेगा। आरटीजीएस आपको बैंकिंग आवर में ही करना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग आवर्स में ऊपर जा रहे हो, जैसे बैंक 5 बजे चालू है आपकी, तो 5 बजे के अंदर अगर आप कर रहे हो तो वो बैंक ट्रांसफर कर देगा आपका पैसा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे पे आपका फिलहाल काम होल्ड देगा और नेक्स्ट डे पे आपको करना पड़ेगा। और अगर 1 लाख 2 लाख से नीचे कर रहे हो अमाउंट, तो वही सिस्टम को एनईएफटी बोलते हैं। और एनईएफटी जो है मे बी वो एनी टाइम ट्रांसफर होता है, एनी टाइम। अब बी फ्रैंक बताऊं क्या, मैंने ना आरटीजीएस यूज किया ना एनईएफटी यूज किया, लेकिन जहां तक मुझे पता है वहां तक के आईएमपीएस यूज करते हैं, क्योंकि कोई फ्रेंड को बोलते हैं यार 10,000 भेज दे दो, हम कोई ट्रांसफर कर देते इसको, तो आईएमपीएस भेज देते। आईएमपीएस 12 बजे जाता रात को, क्योंकि अमाउंट छोटी है, क्या है, और जो बड़ी अमाउंट है उनको पहले बैंक टू बैंक सेटल करना पड़ता है उनको, इसलिए वो बड़ी अमाउंट के लिए आरटीजीएस मोड नाम दिया गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हाँ, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का रीजन यही है कि इसके अंदर अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो बैंकिंग आवर्स में होगा, क्योंकि एक बैंक से दूसरे बैंक में आप भेज रहे हो या दूसरे ब्रांच के बैंक में भेज रहे हो, तो उनको देना पड़ता ना वो, तो यहाँ से जब परमिशन होंगी तो वो जाएंगे ना पैसा बुक एंट्री से, इसलिए। लेकिन आईएमपीएस छोटी अमाउंट होती है, तो वो बोलते, बैंक बोलती कर लो, हम नेक्स्ट डे पे खुद ही एंट्री मारेंगे आपस में। ऑनलाइन में आता है ना, ई बैंकिंग में सबसे ज्यादा मोड चलता है आरटीजीएस एनईएफटी। आज व्यापारी को सबसे क्विक ट्रांसफर जो मिलता है ना, वो मिलता है आरटीजीएस और एनईएफटी में। आज बिजनेसमैन के लिए सबसे बेस्ट मोड है ये आरटीजीएस, और बैंक बदले में चार्जेस लेती है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ज्यादा अमाउंट नहीं है, 10 रुपए से ऊपर नहीं लेती है, 10-12 रुपए, वो तो अमाउंट टू अमाउंट डिपेंड करता है। लेकिन आवाज किसका है? हाँ, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है, सुनो, कुछ नहीं, एक सिस्टम है, जैसे नेट बैंकिंग का सिस्टम है ना, वैसे वो सिस्टम है, उसको नाम दिया है बस, मोबाइल बैंकिंग से करते ना, तो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। जैसे आप बैंक के ब्रांच में जाओगे, तो बैंक के ब्रांच में अभी जैसे एग्जाम्पल, अभी कुशल रहता है मुंबई में, मैं तो अकोला में, अब कुशल बोलता पैसे भेज 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए मोबाइल बैंकिंग से नहीं होता, अगर मेरा केवाईसी नहीं किया हुआ तो केवाईसी में हो जाता। अब सपोज फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए गूगल पे भी मुझे अलाउड नहीं कर रहा सपोज, तो फिर मैं बैंक में जाऊंगा अपने ब्रांच में, वहां मैं एक फॉर्म भरूंगा, उस फॉर्म के साथ मुझे बैंक को पे करना है। अब बैंक पूछती कि ऊपर का पैसा तू दे रहा कि इसमें से काटूं, बैंक पूछती ऊपर का पैसा तू दे रहा कि इसमें से काटूं, मतलब बोला 1.5 लाख रुपए आप दे रहे हो, 15-20 रुपए चार्जेस आएगा, वो आप अभी दे रहे हो ऊपर से कि इसमें से काट के उसका अकाउंट ट्रांसफर करूं।
क्योंकि ये सब फंड के वो पैसे लेती है। तो वो फॉर्म भरने के साथ साथ हमको बैंक काउंटर में जाना है, वो फॉर्म देना है और फॉर्म का पैसे देना है, तेरे को आधे घंटे 1 घंटे के अंदर तेरे को पैसे आ जाएंगे, तेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं एनईएफटी आरटीजीएस। अब इसमें मोड वही है, सिर्फ अमाउंट में तय होता है कि वो एनईएफटी करनी है कि आरटीजीएस, वो बैंक का नाम है वो। अब उसका 2 नाम क्यों है बोलो, उसका रीजन बता रहा हूं तुमको, जान दो। मोड पूरा वही है, सिर्फ फर्क ना 2 नाम इसलिए है, सुनो। एनईएफटी का फुल फॉर्म है हाँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 2 मिनट ध्यान दो उधर। अब इसमें फर्क क्या है, जब कोई अमाउंट छोटी होती है, छोटी, तो छोटी अमाउंट के लिए क्या करते हैं, छोटी अमाउंट के लिए बैंक एक सिस्टम यूज करती है, उसी को एनईएफटी बोलती है। और अगर अमाउंट बड़ी हो गई तो वही सिस्टम को आरटीजीएस बोलेंगे। बाकी सिस्टम पूरा वही है। अब वो सिस्टम कितने से कितने एनईएफटी बोलते हैं, और कितने तो बैंक में ऊपर लिखा होता है कि अगर आप 2 लाख के नीचे कर रहे हो तो हम आपको आपके सिस्टम को एनईएफटी कहेंगे, और 2 लाख से ऊपर जा रहे हो तो आरटीजीएस। इससे क्या होता है कुशल, तेरे पास आधे घंटे के अंदर पैसे देंगे। तो पहले जो तार के थ्रू भेजते थे हम पैसे, पोस्ट सर्विस मालूम आपको, तार के थ्रू पहले पैसे भेजते थे लिफाफे में। इसमें क्या हो रहा है, क्विक ट्रांसफर हो रहा है कंपैरेटिवली उस मोड से, ट्रेडिशनल मोड से। लेकिन फिर भी इसको सेटलमेंट करने में टाइम लगता है, और ये बैंकिंग आवर्स में होता है। ऑनलाइन में नेट बैंकिंग के अंदर आपको अगर केवाईसी किया हुआ है आपका, तो केवाईसी में नेट बैंकिंग के अंदर आपको एनईएफटी का ऑप्शन आता है या आरटीजीएस का, वो आपको दबाना है, आपका अमाउंट भरना है, बेनिफिशियरी नेम्स डालने हैं, जिसको भेजना है आपको उसका नाम डालना है, वो इन्फॉर्मेशन भरनी है उसके अकाउंट की, और यहाँ से आपको बोलेगा कि करना है, वो आप क्लिक करना ट्रांसफर का, और आपको ओटीपी पूछेगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, डाल देना, पैसे ट्रांसफर हो गए। तो गूगल पे लिमिट नहीं इतना होता, जैसे गूगल पे का एक लिमिट है, आप उससे ऊपर नहीं करते। जैसे 1 लाख तक के आप एक बार ट्रांसफर करते हो, उसके ऊपर नहीं, एक दिन में। तो फिर एक दिन की एक लिमिट होती है 24 आवर्स की। अब उससे ऊपर अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको एनईएफटी और आरटीजीएस यूज करना है। ये अलग बात है कि आज गूगल पे ये बहुत एक्सपांड हो गए हैं। अभी गूगल ने अपना गूगल पे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, अभी तो उसने अभी नया लाया कि मेरा मोबाइल बैंकिंग ही मेरा यूपीआई नंबर आ गया, मोबाइल नंबर ही। देखा ना आपने, गूगल के अंदर एक देखो, एक एडमिनिस्ट्रेशन ही, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वही एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करता है, वही नीचे गिराता है अपनी क्रिएटिविटी से। सुंदर पिचाई सर क्या करते हैं, वो कॉमन पीपल में रह के प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसका वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स कभी भी याद रखना, प्रॉब्लम्स कभी क्राइसिस नहीं देती, वो हमें अपॉर्चुनिटीज देती है। समझा क्या आपको क्लियर? ये रखना है, सब देखने का नजरिया चाहिए और कुछ नहीं है। तो आरटीजी समझ में आया क्या होता है, एनईएफटी समझ में आया क्या होता है, और आईएमपीएस समझ में आया क्या होता है। सबसे फास्ट होता है आईएमपीएस, क्योंकि इसकी अमाउंट छोटी होती है और उसी वक्त फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आता है। आरटीजीएस और एनईएफटी जो है वो बैंक टाइमिंग में। बेटा देखो क्या होता है, बैंक का क्विक ट्रांसफर टाई अप किसी कंपनी से अलग से होता है, तो वो उनको उसने आईएमपीएस नाम दिया है, और बाकी जो लास्ट ट्रांसफर है वो बैंक टू बैंक चलते हैं। कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। किसी के गूगल पे नहीं होगा तो क्या करेगा, फिर बैंक अकाउंट में पैसे डालना। और गूगल पे आखिर तो गूगल पे जो यूज होगा वो आखिर तो आपके बैंक से ही सर्वर कनेक्ट है ना, तो किसी के पास अगर बैंक में भेजना है तो कैसे होगा। और आज भी मैं आपको बता दूं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो गूगल पे यूज नहीं करते हैं, वो आज भी आपको बोलेंगे नेट बैंकिंग करो। समझा आपको क्लियर? तो ये सब मोड्स है, ई बैंकिंग के कंसेप्ट नए नए, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। हाँ बस 5 मिनट में खत्म करते हैं, अभी टाइम है और 5 मिनट में हो गया बेटा बैंकिंग मेरा।
इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग केवाईसी का मतलब होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर फील्ड है बैंक में, लिंक्ड है, लिंक्ड। केवाईसी नो, केवाईसी फुल फॉर्म में नो यूर आइडेंट, एक बार फुल फॉर्म पूछ रहा हूं केवाईसी का। केवाईसी फुल फॉर्म नो यूर कस्टमर, कि हम अपने कस्टमर को जानते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने परमिट किया हुआ है आपको। तो केवाईसी के लिए, केवाईसी के लिए आपके आधार कार्ड को, आपके पैन कार्ड को, सबको लिंक किया जाता है। क्लियर? ओके, प्लीज पे अटेंशन। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। क्या होगा? आज सबसे ज्यादा चलने वाला मोड है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट्स ए सिस्टम। आपको मालूम है फॉरेन कंट्रीज में ट्रेडिशनल बैंक्स अब बंद हो रही है, पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं अभी वो। आपको बता दूं मैं, इससे वर्किंग एक्सपेंस बचता है, मैन पावर बचता है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती है। ड्रॉबैक है ये। लेकिन फॉरेन कंट्री बोलती है हमको जॉब चाहिए ही क्यों, हम तो एंटरप्रेन्योरशिप में वर्क कर रहे हैं। यहां पे वो घातक है। इंडिया में अगर मोदी जी ने कल को कैशलेस कर दिया पूरा और बैंकों को बोल दिया जाओ रे बंद करो, हम पूरा मशीन चलाएंगे, मशीनरी रखेंगे, तो यहाँ पे एक अलग मुद्दा लेके आएंगे लोग कि एम्प्लॉयमेंट आ गई। लिटरली बोल रहा हूं, है ना? तो ये अपोजिशन पार्टी बोलेंगे कि मोदी जी लोग रोजगार छीन रहे। अब वो क्या सोच रहे हैं और तुमको क्या चाहिए, तो ये भी रीजन है। अभी देखो, जैसे एग्जांपल दूं, अभी मोदी गवर्नमेंट जो है मोस्टली सब चीजें प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइज का मतलब क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे रही है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि हमको सर्विस इफिशिएंटली मिलेगी, और बुरी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट्स जो है गवर्नमेंट की वो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमको आज आलसी बना चुकी है। आज देखो, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको एक फिक्स इनकम में हम रह जाए और हमको काम नहीं करने को मिले। आप देखो आज गवर्नमेंट, आज देखो, अभी देखो, मेरे से भी अच्छे सक्षम टीचर आपके LRT कॉलेज में है। ये बात मानते हो? 2-2 लाख रुपए की पगार अगर गवर्नमेंट बांट रही तो उनकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई होंगी, सोचो। डबल PhD किए हुए वो लोग हैं। बट जब वो आते हैं, एंटर होते हैं तो फुल इफिशिएंसी से सिस्टम उनको बिगाड़ देता है। क्योंकि क्या होता है, देखा देखी में अब मैं आया, नया जॉब लगी मेरे को कॉलेज में, 2 लाख में ही पगार है महीने की। अब बाकी लोग कलीग्स से मेरे बोलते बैठो ना, कहाँ जा रहे टीचर, ऊपर कुछ नहीं होता, बैठो टीचर रूम में। तो हमको सिर्फ 10 घंटे टिकाना है बैठ के, बस यहाँ पे 5 घंटे 6 घंटे, तो मैं अपने आप आलसी बन जाऊंगा और क्रिएटिविटी ब्लॉक क्या हो जाएगी। तो आया तो मैं बहुत इच्छा से पढ़ाऊंगा, देश को बिल्ड करूंगा, लेकिन सिस्टम ने मेरे को खोखला कर दिया। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे टीचर शुरुआत में कॉम्पिटेंट नहीं थे, कॉम्पिटेंट सब थे, लेकिन सिस्टम ने बोला आराम करो, तो हमने भी आराम कर लिए। और एक बार आराम कर दी तो ऐसा आराम चढ़ा कि अभी उठता ही नहीं। इसलिए देखो, आपको ट्यूशन क्लास की नीड पड़ी, सही है कि नहीं? नहीं, लिटरली बोल रहा हूं, समझा आपको? क्लियर? इसलिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी खो रही है, एलिजिबिलिटीज गायब हो रही है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमसे भैया नहीं संभल रहा, प्राइवेट को देंगे तो खुद ही वो काम वसूलेगा एम्प्लॉय से। क्योंकि प्राइवेट कंपनी से करती है, अगर एम्प्लॉय को 20,000 पगार दे रही है तो उससे 1 लाख का काम भी लेती है। वो पुरता, वो सही है, कॉम्पिटेंसी आती, इफिशिएंसी इंक्रीज होती, मैन पावर का सही यूज होता। पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में जितनी रेम्युनरेशन दी जा रही है उतना आउटपुट नहीं ले रही है, इससे जनहानि है। क्या है वो?
क्योंकि आखिर तो आम जनता तुम्हारा मेरा, वी आर द टैक्स पेयर्स, हमारा पैसा है, तो हमको वो इफिशिएंटली सर्विस नहीं मिल रही है। अभी रेलवे भी सोचा है प्राइवेटाइज करने का। अब एक नया मुद्दा लेके आएंगे लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स, कि अभी मोदी गवर्नमेंट पूरी बेरोजगारी छिन रही है, सिर्फ प्राइवेटाइज कर रही है, बड़े बड़े व्यापारी को दे रही है। अरे दे रही है तो तब वो वसूल के भी देगी ना। प्राइवेटाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा अच्छी बात है, कॉम्पिटेंसी मिलती है। अब जब मैं तुम्हारी प्रीमाइसेस बना रहा था ना, तो मेरे पास जो ऑप्शन था दो, या तो पूरी इन्वेस्टमेंट में कॉलेज में लगा दूं, 55 लाख का ऑफर था, 55-60 लाख का, भाई गवर्नमेंट जॉब दे रहे, 55-60 लाख दो, नहीं चाहिए, क्योंकि वहां फिक्स इनकम में रह के अटक जाते थे। अगर मुझे अपनी कॉम्पिटेंसी में भरोसा है तो मैं उससे ज्यादा अर्न कर सकता हूं। तो वो सब चीजें मैटर करता है। और दूसरी बात, आलसी बन जाता है इंसान। नहीं ऐसा छोड़, 55 लाख रुपए देके छोड़ दूंगा, 55-60 लाख रुपए देना पड़ता, फिर अब 55 लाख रुपए का अगर मैं ब्याज पकड़ू, कितना होता रे 1% से 60 लाख का 60,000 रुपए, 60,000 रुपए तो मेरे को हर महीने की सिर्फ ब्याज ही मिलता बैठे बैठे। शुरुआत में 2 लाख नहीं होते, शुरुआत में होती है पगार 15,000 से शुरू, फिर हर 6 महीने बढ़ती है। मालूम है आपको, गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको ऊपर की पोजीशन मिली तो शुरुआत, जैसे अभी आपकी 35,000 पगार है, गवर्नमेंट टीचर्स होती है ना जो बीएड डीएड वालों को, उनकी 35-40,000 पगार होती है, तो शुरुआत 3,000 शुरू होती है। हाँ 3,000 से 6 महीने बढ़ती है, 3,000 महीना, फिर अगले 3 महीने में फिर 3 के 6 होंगे, फिर 9, ऐसे बढ़ती है, मल्टीप्लाई। समझा आपको? क्लियर? समझा क्या? तो आगे चल के इंडिया के अंदर भी बैंकिंग पूरी इलेक्ट्रॉनिक होने वाली है। मैनुअल बैंकिंग आपको बहुत कम मिलेगी, मैनुअल बैंकिंग अभी। इसलिए आप देखो, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ब्रांचेस नहीं बढ़ाए एसबीआई के, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट्स नहीं बढ़ाए, क्योंकि वो मेरे को लगता है प्राइवेटाइज कर देगी पूरा। इट इज अ सिस्टम अंडर विच ऑल द वर्किंग ऑफ द बैंक is done using computerized system. किसके थ्रू हो रहे हैं? An account holder can deposit the money or withdraw the money with the help of this system. He can also transfer from one account to, करते हो ना e-banking. He can also get information of his account on the computer itself. अब कंप्यूटर क्या, मोबाइल पे भी आ रहा आजकल। तो e-banking facilitate the offering more service, hence it attract new। बेटा खत्म करना है बैंकिंग, जाओ बेटा पीछे से जाना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन पहली कौन सी है? अभी बैंकिंग में कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है? पहली एटीएम मशीन कौन सी है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते इसको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पागल है क्या? यही तो बात था। ATM are the electronic machine which is operated by the consumer himself। करते हो खुद ही। जैसे कोई कस्टमर आया, कोई अगर बूढ़ा दादाजी आया, तो अपन को बोलता बेटा निकाल के दो, है ना? लिटरेसी थोड़ी नहीं है ना आज भी, थोड़ी बहुत कहीं कहीं। जो हमारे यंग्स है, उन लोगों को थोड़ा अभी तक सिस्टम संभालने नहीं आता, तो अपन हेल्प करते हैं उनको। तो ये एटीएम का एक ड्रॉबैक क्या है कि खुद को ऑपरेट करना पड़ता, और खुद को ऑपरेट करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती। बराबर मोहित? टू डिपॉजिट और टू विड्रॉ कैश, तो एटीएम के थ्रू विड्रॉ भी होता है और डिपॉजिट भी होता है। यूजिंग एन एटीएम कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड एन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है ना, उसको एटीएम कार्ड बोलते हैं, फ्रॉम हिज बैंक। The customer has to insert the card in the machine। अब पहले वो कार्ड डालना पड़ता है, याद करो, मशीन लेती। And he has to enter the password, जो भी बोलते तुम लोग। ATM provide 24 hours services conveniently for the bank customer।
तो बैंक के कस्टमर को 24 तास सेवा उपलब्ध है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू फॉर ट्रैवलर। होता है, आज अपन कहाँ पैसे लेके जा रहे हैं, गूगल पे और वो डेबिट का होता है ना हमारे पास बड़ा। ATM प्रोवाइड प्राइमरी इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इट इज सेफ नॉट रिस्की। सेफ है भैया, अगर कार्ड गुम भी हो गया तो भी कुछ नहीं होता, टेंशन। लेकिन क्रेडिट कार्ड गुम नहीं करना। क्रेडिट कार्ड में पासवर्ड नहीं मांगता, नहीं नहीं नहीं, OTP नहीं मांगता, डायरेक्ट स्वैप होके। आजकल जो नए वाले आ रहे हैं ना, वो सब टच करने वाले। क्रेडिट कार्ड का पिन जो है, किसके पास क्रेडिट कार्ड है जो बातें कर रहे? क्रेडिट कार्ड क्या दिखा? जहां तक मुझे पता है क्रेडिट कार्ड में जो है ना, वो उसमें पिन नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। होता है क्या? दिखा तो। अबे कार्ड दिखा, कार्ड जेब में दौड़ना लेके घूम रहने दे फिर। ये देखो ना, देखना ये कैमरा है। तो क्या दिखा रहा, क्या है? रुको ना सर, बता देता हूँ। देखो सर, इधर ये रहते सब इसके, अरे कहाँ इसके फंक्शन, और ये सब फंक्शन है, कुछ दबाना मत बस। ऐसे स्वाइप होता है, वो बंद भी कर सकते हैं, चालू भी हो सकता है। अच्छा रहता है, ये देखो टैप एंड पे, ATM, ये मालूम नहीं क्या है, पॉज है ना, ठीक है। और ये ऑनलाइन शॉपिंग। क्रेडिट कार्ड है क्या? पिन है क्या उसके अंदर? पिन है क्या, पिन? चलो ठीक है। गर्ल्स, जहां तक मुझे पता है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि क्रेडिट कार्ड डायरेक्ट स्वाइप होके पैसे कट जाते हैं। किसकी गाड़ी बढ़िया? बोला 5 मिनट छुट्टी दे रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। यहाँ पीछे से लकी गाड़ी चाबी दे दे बेटा, चलिए उसको बोलना, बोलना ये साइड कर देना उसको। हाँ, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। कौन सा है? अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक कार्ड होता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्लास्टिक का कार्ड होता है ना एक, अरे प्लास्टिक कार्ड होता है ना। क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड बाय द बैंक अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर। देखो ये मेन है, क्रेडिट कार्ड नॉन अकाउंट होल्डर को मिलता है। अब से कैसे? सुनो, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप कोई बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बड़े कंपनी के जॉब के वजह से बैंक से वो कंपनी टाइप करके आपको क्रेडिट लिमिट देती है, क्रेडिट कार्ड देकर। जैसे एग्जाम्पल, अभी सपोज मैं एक रिलायंस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो रिलायंस कंपनी की पहचान से बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड देती है। भले मैं कोई वो एक्सिस बैंक का मुझे क्रेडिट कार्ड मिलता है, भले एक्सिस बैंक का मैं अकाउंट होल्डर हूं नहीं हूं, मेरी कंपनी उसकी अकाउंट होल्डर है, इसलिए मुझे उसने क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। तो बड़े बड़े, मैंने आपको बताया, बड़े बड़े कंपनीज के अंदर नॉन अकाउंट होल्डर को भी क्रेडिट कार्ड मिलता है। समझा आपको क्लियर? उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। कैसे? ओनली क्रेडिट कार्ड आर यूज्ड टू मेक अ पेमेंट फॉर परचेस सो दैट द इंडिविजुअल डज नॉट हैव टू कैरी कैश। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम मेट्रो सिटी में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज होता है। कार्ड दे देते हैं, वो खुद ही होता है। आप बड़ी बड़ी होटल जाओगे ताज वगैरह में, तो उसमें अमीर लोग कार्ड दे देते हैं, बस वो खुद ही स्वाइप करके लेके आते हैं। अब लिटरली आपको बता रहा हूं मैं, पिक्चर में देखते नहीं कि तुम लोग क्या देखते, फिर पिन नहीं डालना पड़ता है, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, डालना पड़ता है क्या? ओके, बैंक में चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन टाइम। हाँ,
अगर तुमने टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं किया तो बैंक सबसे हायर रेट इंटरेस्ट देंगे इस पे। फिर दूसरा आता है डेबिट कार्ड, बस 2 मिनट छोड़ रहा हूं। अब डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है पहले यूज करो फिर पैसे भरो, डेबिट कार्ड में पहले पैसे भरो बस, और कुछ नहीं होता, सेम दिखते सेम है वो। बैंक इशू डेबिट कार्ड एंड अकाउंट टू अकाउंट होल्डर ओनली, हाँ ये रखना, डेबिट कार्ड सिर्फ जो बैंक या अकाउंट होल्डर है उसी को मिलता है, क्रेडिट कार्ड सबको मिलता है। By using debit card, customer can purchase goods and services at different places. The amount paid to the debit card is automatically debited to the customer's accounts. Clear picture? फिर कोर बैंकिंग। अब कोर बैंकिंग इसको सुनते हैं, सुनो। कोर बैंकिंग का मतलब होता है सारी ब्रांचेस कॉमन सर्वर से कनेक्ट हो जाए। जैसे अब एग्जांपल देखो, नहीं आरबीआई नहीं, देखो क्या होता पहले जब कोर बैंकिंग नहीं था ना, कोर बैंकिंग नहीं था तो उस जब आप कोई बैंक के ब्रांच के अंदर आप अकाउंट खोलते थे तो आप कैश डिपॉजिट विड्रॉ उसी बैंक से ब्रांच से करना पड़ता था बस। जिस एग्जांपल अभी सपोज मैंने आदर्श कॉलोनी के एसबीआई में अकाउंट बनाया तो मैं अकाउंट होल्डर कहाँ का हूँ, एसबीआई का, लेकिन आदर्श कॉलोनी ब्रांच का। अब कोर बैंक का नहीं होता था तो मैं अगर सपोज मेन ब्रांच जाता था इधर बस स्टैंड के यहाँ पे और बोलता था भाऊ ये 10,000 भरो मेरे अकाउंट में, तो बोलता था मेरा तुम्हारा अकाउंट यहाँ तो नहीं, मेरे को दिख रहा ही नहीं, मेरे को दिख रहा ही नहीं, तुम कहाँ के कस्टमर हो, हम बोलते हैं एसबीआई के, बोला कौन सी ब्रांच के, हम आदर्श बोला वहां जाकर पढ़ो ना, यहाँ पे क्यों आए हो। यानी एक ही कॉमन ब्रांच में ही बैंकिंग हो रही थी। फिर क्या हुआ, बैंक ने सारे कस्टमर को कॉमन सर्वर से कनेक्ट कर दिया और आज बैंक कस्टमर का ये दशा है कि आज कोई भी ब्रांच से आप पैसे भर भी सकते और कोई भी ब्रांच से निकाल सकते। सबको, सारी ब्रांचेस को, इंडिया की सारी ब्रांचेस को वो बैंक के कस्टमर की पूरी डिटेल दिखती है। अब जैसे एग्जांपल अभी मैं एसबीआई के अकाउंट होल्डर हूं, सपोज मैं आदर्श कॉलोनी ब्रांच का, मैं मुंबई में जा रहा हूं, मुंबई में को पैसे भरने, तो मुंबई की कोई भी एसबीआई के ब्रांच में मैं पैसे डिपॉजिट कर सकता हूं, वहां भी उनको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूरी दिखेंगी और बोलेंगे वेलकम, आप हमारे कस्टमर हो। तो इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। क्या बोलते हैं इसको, समझा आपको क्लियर? देखो वही लिखा हुआ है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज पॉपुलर नोन एज सीबीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सीबीएस का फुल फॉर्म चाहिए, कोर बैंकिंग। इन दिस सिस्टम अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ मनी फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक अक्रॉस द नेशन। पहले नहीं था ऐसा, जिस बैंक के ब्रांच होल्डर अकाउंट है आप उसी ब्रांच में आपको पैसे भरने, उसकी निकालने भी है। आज आप कहीं भी जाओ चलेगा, आपके पैसे आज अकोला में भरे, आपने मुंबई में विड्रॉ करना है, एसबीआई के ब्रांच से जाओ निकाल के आओ, विड्रॉल स्लिप भरो, बस आपका आईडी प्रूफ मांगेगा, वो दे देगा आपसे। मेन जो ब्रांच, मेन ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट है ना, वो ब्रांच में आपका आईडी प्रूफ भी नहीं मांगते, लेकिन जो अदर ब्रांच है उसमें सिर्फ आईडी प्रूफ मांगते बस, बाकी आप विड्रॉल वहां से भी कर सकते हो। इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग। क्या बोलते हैं? आज मैक्सिमम सारी बैंकिंग कोर बैंकिंग चल रही है, नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, फिर नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। इन दिस सिस्टम बाय यूजिंग इंटरनेट अकाउंट होल्डर कैन ऑपरेट हिज अकाउंट फ्रॉम हिज होम थ्रू कंप्यूटर एंड परफॉर्म वेरियस बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मोबाइल बैंकिंग रेफर्स टू यूज द बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। बस सिंपल है, इंटरनेट बैंकिंग यानी क्या, इंटरनेट का यूज करके आप कंप्यूटर में आप जब बैंकिंग यूज करते हो तो उसको बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग, और यही इंटरनेट का यूज करके आप मोबाइल में बैंकिंग करते हो तो उसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। बस और कुछ भी नहीं है। समझा आपको क्लियर? यानी और छोटा कर दिया। पहले क्या, पहले आपको जाना पड़ता था बैंकिंग में, अब उसने थोड़ा आसान करके बोला घर बैठे कंप्यूटर में करो, फिर घर बैठे चलते फिरते मोबाइल करो, मोबाइल में आ गया बैंकिंग। तो जैसे जैसे एमआर जुड़ा है बैंक, वैसे वैसे सुविधाएं और बढ़ती आ रही है। क्या हो रही है? समझा आपको क्लियर? फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपको बताया क्या होता है। RTGS refers to fund transfer system where the transfer of funds take place from one bank to another on the real time and on gross basis. अब gross basis का मतलब क्या होता है? by book entry, by book entry only। ये आपस में जो बैंक खेल रही ना, ये बाय बुक एंट्री है, सही में देने तो नहीं रही पैसे। जैसे एग्जांपल देखो अभी क्या हो रहा है, सपोज मैं एसबीआई वाला हूं, मेरे पास मेरा कस्टमर आया, बोलता कि मेरे को
एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर को पैसे भेजने हैं। मैं बोलता आजा दे मेरे को, मैंने भैया और मैंने एक्सिस वाले को बोला कि तेरा अकाउंट का नाम होल्डर है उसको डाल दे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तेरे नाम से खाता, भाई तेरे को देना बाकी है, जब लेन देन बाकी होंगी लास्ट में तो हिसाब कर लेंगे बाद में, फिलहाल डाल दे उसके पैसे, उसको बोलते ग्रॉस बेसिस। समझा कुछ? फिर से बताऊं एक बार, देखो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एसबीआई का मालक हूं, मालक एसबीआई बैंकिंग का मालक, बैंक का मालक। अब मेरे अंदर कुणाल कस्टमर है, कुणाल मेरा कस्टमर है, हमारी बैंक का कस्टमर। अब कुणाल मेरी बैंक के पास आया और कुणाल को पीयूष को भेजना है पैसे 2 लाख रुपए, तो पीयूष को, पीयूष एक्चुअली मेरा अकाउंट होल्डर नहीं है, वो है एक्सिस वाले का, एक्सिस बैंक का। तो कुणाल को मैंने बोला तू आ मेरे पास 2 लाख रुपए मेरे को दे दे, मैं खुद ही तेरे कस्टम जिसको तेरे को भेजना है उसके बैंक को मैं खुद ही भेजता। तो मैंने कहा कि यहाँ से सिर्फ बाय बुक एंट्री लिखा, एक्सिस वाले को मैंने बोला कि एक्सिस वाले बोलते नहीं, वो अपने आप कंप्यूटर सिस्टम में होता है। मैंने एक्सिस वाले को बोला एक्सिस तेरे अकाउंट होल्डर एक पीयूष, उसके बाद 2 लाख रुपए डाल पैसे, मैं इस ले लेना। तो फिर एक्सिस वाला बोलता कब दे रहा है, लेन देन चल रहा ना भाई, चलने दे, आज तेरे को दे रहा है, कल तू मेरे को बोलेगा कि डाल, तो मैं डाल दूंगा ना उधर, तो लेन देन प्लस माइनस करते बैठेंगे अपन। फिलहाल अपने आपस की बात है, अपन करते बैठेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑन ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलेंगे हम? यानी अब पीयूष ने जैसे ही पैसे पीयूष के अकाउंट में एक्सेस ने पैसे डाल दिए तो हमारी एंट्री बाय बुक एंट्री हुई। क्या हुई? ओनली मैं सच में एक्सेस वाले को धोने गया 2 लाख रुपए, मैंने बोला ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ अभी 2 लाख रुपए तेरे अकाउंट में दिखा रहा, मैं 2 लाख रुपए तेरे को देना बाकी है, तू लिख 2 लाख रुपए एसबीआई से लेना। फिर कल को तू आएगा मेरे पास, बोलेगा तेरा अकाउंट होल्डर है, मेरे पास एक कस्टमर आया है मेरा, बोलता है इसके अकाउंट डाल 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए मैं डाल दूंगा उसके अकाउंट में। हो गया सेटलमेंट क्लियर, हो गया ना? पहले उसको देना बाकी था, अब वो बोल रहा हो गया नीलिश साहब। इसको बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? समझा कुछ? भाई कोई देने जा रहा नहीं किसको, लेन देन चल रही, चलन दे, बाद में देखेंगे लास्ट में क्या है। समझा क्या? This is the fastest possible money transfer system through the banking channel. सबसे फास्टेस्ट मोड है ये, क्योंकि ये बाय बुक एंट्री हो रही। क्या हो रही है? ओनली हैव अ नाइस डे, टेक केयर। जानने की तो ऐसे खाई होती, पूछो ही नहीं।